सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हम हमेशा अपने घर में आय व्यय का ब्यौरा बनाते रहते हैं। अपने घर की इस बजट प्लानिंग में हम लेखा जोखा करते हैं कि कहां से कितनी आमदनी होगी और कहां कितना खर्च किया जाएगा। महीने के आखिरी में कितने पैसे बचेंगे या फिर कितना उधार लेना पड़ेगा। अपने उधार के बोझ को कम करने के लिए हम अपने खर्च में कटौती भी करते हैं। ठीक इसी तरह हमारी सरकार भी देश का बजट तैयार करती है। भारत का बजट केंद्र सरकार में वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले आर्थिक कार्य विभाग के बजट प्रभाग द्वारा बनाया जाता है। इस बजट को तैयार करने में अन्य सभी मंत्रालयों की वित्तीय जरूरतों का भी ध्यान रखा जाता है। बजट में सरकार की प्राप्तियों और खर्च का मदवार ब्यौरा दिया जाता है, जिसमें चालू वित्त वर्ष के अनुमानित और संशोधित आंकड़े और पिछले साल के वास्तविक आंकड़े, साथ ही आने वाले वित्त वर्ष के अनुमान व्यक्त किए जाते हैं। बजट श्रृंखला के इस पहले एपिसोड में आज हम आपको बजट से जुड़ी कुछ खास शब्दावलियों के बारे में बताएंगे, ताकि इस कार्यक्रम के आगे आने वाले एपिसोड्स में आपको बजट की बारीकियों को समझने में आसानी हो। सबसे पहला सवाल है कि वित्त वर्ष क्या होता है। दरअसल वित्तीय मामलों के हिसाब किताब के लिए एक आधार वर्ष होता है, इसे ही वित्त वर्ष कहते हैं। अपने देश में 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच की अवधि को वित्त वर्ष माना जाता है। मौजूदा बजट वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पेश किया गया। वार्षिक वित्तीय विवरण। भारतीय संविधान में सीधे तौर पर बजट शब्द का जिक्र नहीं है, बल्कि इसे संविधान के आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। इसे ही हिंदी में वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अनुमानित प्राप्तियों और खर्चों का उस साल के लिए सरकार का विस्तृत ब्यौरा होता है। बजट लेखा जोखा यानी बजट एस्टिमेट्स। वित्त वर्ष के दौरान सरकार द्वारा तमाम करों से प्राप्त राजस्व और खर्च के आकलन को बजट लेखा जोखा कहा जाता है। संशोधित लेखा जोखा यानी रिवाइज्ड एस्टिमेट्स बजट पे किए गए आकलनों और मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से इनके वास्तविक आंकड़ों के बीच के अंतर को संशोधित लेखा जोखा कहा जाता है। इसका जिक्र आने वाले बजट में किया जाता है। राजकोषीय घाटा। सरकार को प्राप्त कुल राजस्व और कुल खर्च के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। राजस्व प्राप्ति। सरकार को प्राप्त सभी प्रकार के आय जिन्हें सरकार को वापस नहीं करना होता है, राजस्व प्राप्तियां कहलाती हैं। इनमें सभी प्रकार के टैक्स और शुल्क, निवेशों पर प्राप्त ब्याज और लाभांश तथा विभिन्न सेवाओं के बदले प्राप्त रकम शामिल होते हैं। लेकिन इसमें सरकार द्वारा लिए गए कर्ज शामिल नहीं होते, क्योंकि इससे सरकार की देनदारी सृजित होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लिया गया कर्ज सरकार द्वारा वापस करना होता है। राजस्व व्यय। विभिन्न सरकारी विभागों और सेवाओं पर व्यय, कर्ज पर ब्याज की अदायगी और सब्सिडी पर होने वाले व्यय को राजस्व व्यय कहा जाता है। वित्त विधेयक। नए टैक्स लगाने, टैक्स में किसी तरह के बदलाव करने या फिर मौजूदा टैक्स ढांचे को जारी रखने के लिए संसद में पेश विधेयक को वित्त विधेयक कहते हैं। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत किया गया है। विनियोग विधेयक। सरकार द्वारा संचित निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की मंजूरी चाहिए होती है। इस मंजूरी के लिए जो विधेयक पेश किया जाता है उसे विनियोग विधेयक कहते हैं। संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड। सरकार की सभी राजस्व प्राप्तियां, बाजार से लिए गए कर्ज और सरकार द्वारा दिए गए कर्ज पर प्राप्त ब्याज संचित निधि में जमा किए जाते हैं। भारत सरकार की सबसे बड़ी इस निधि का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 266 में किया गया है। बिना संसद के मंजूरी के इस निधि से 1 भी रुपया नहीं निकाला जा सकता। आकस्मिक निधि यानी कंटिजेंसी फंड। इस निधि को इसलिए बनाया जाता है ताकि कभी इमरजेंसी खर्च की जरूरत पड़े तो संसद की स्वीकृति के बिना भी सरकार पैसा निकाल सके। पूंजीगत प्राप्तियां। सरकार द्वारा बाजार से लिए गए कर्ज, आरबीआई से लिया गया कर्ज और विनिवेश के जरिए प्राप्त आमदनी को पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत रखा जाता है। पूंजीगत व्यय। सरकार द्वारा अधिग्रहण किए गए तमाम संपत्तियों पर हुए खर्च को पूंजीगत व्यय के अंतर्गत रखा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी। अमूमन एक वित्त वर्ष में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का
मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी GNP जब GDP और स्थानीय नागरिकों द्वारा विदेशों में किए गए कुल निवेश को जोड़ देते हैं और उसमें से विदेशी नागरिकों द्वारा हमारे देश में अर्जित लाभ को घटा देते हैं तो इस तरह प्राप्त रकम को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI जब कोई विदेशी कंपनी भारत में मौजूद किसी कंपनी में अपनी शाखा, प्रतिनिधि कार्यालय या सहायक कंपनी के जरिए निवेश करती है तो इसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI कहा जाता है। विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट। विनिवेश एक प्रक्रिया है जिसमें सरकार अपने नियंत्रण वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों यानी PSUs की संपत्ति को बेचकर अपने फंड्स को बढ़ाती है। सरकारें ये अपने खर्चे और आय के बीच के अंतर को कम करने के लिए करती हैं। सब्सिडी जब सरकार द्वारा व्यक्तियों या समूहों को किसी प्रकार की नकदी या फिर कर में छूट दी जाती है तो इसे सब्सिडी कहते हैं। ज्यादातर इसका मकसद लोक कल्याण होता है। सार्वजनिक खाता यानी पब्लिक अकाउंट। संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत पब्लिक अकाउंट के गठन की बात कही गई है। ये एक ऐसा फंड होता है जहां सरकार एक बैंकर के रूप में काम करती है। गौरतलब है कि इस धन पर सरकार का कोई अधिकार नहीं होता क्योंकि सरकार को इस धन को जमाकर्ताओं को वापस करना होता है। कटौती प्रस्ताव जब सरकार संसद के सामने अनुदान मांगों की मंजूरी के लिए सदन में विधेयक पेश करती है तो कभी कभी विपक्ष द्वारा कटौती प्रस्ताव पेश किया जाता है। इसके जरिए विभिन्न मांगों में कटौती की मांग की जाती है।